नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी इस समय आज देखे गए क्षेत्र में फेफना विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में आपने बूथ स्तर पर दौरा किया और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री को संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प है। आज भी संकल्पित है। हालांकि इस समय दुख की घड़ी है, इसके बाद भी शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी उपेंद्र तिवारी पर है, जो आज लेकर मैं उनके आवास पर हूँ टैगोर नगर पर। आइए बात करते हैं कि विगत कई दिनों से आपका कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में। इधर माता जी के निधन भी 1-2 दिन का प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन आज फिर देखा गया कि आज दिन शुक्रवार महाशिवरात्रि दिन आप गढ़वाल क्षेत्र के कई इलाकों में देखे गए जनसंपर्क अभियान में काफ़ी भीड़ रही लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ। आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सरकार को नीतियों को और जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरीके से जनता के बीच लेकर आप जा रहे हैं, ये बात करते हैं उपेंद्र तिवारी से। सर, सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार। तो इस आशा और विश्वास के साथ मोदी जी और योगी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लाभार्थियों से संपर्क करने के लिए और मोदी जी की गारंटी की जो बात है उसमें केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार की जो भी नीतियां हैं उससे कोई वंचित न रह जाए, इसके लिए हम सबका अभियान रहता है कि गरीब से गरीब तबके के घर तक, जो पंडित दीनदयाल जी की सोच थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति के घर में जब उजाला होगा तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा, तो उसको मूर्त रूप देने के लिए इस योजना को पहुँचाने के लिए घर घर जाते रहें। तो कब से रहा ये योजना, कब तक चलेगा? ये तो आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मैं पिछले 5 सालों में मंत्री था तो यूपी में सबसे ज़्यादा योजना का लाभ वहाँ पहुँचा। अभी माननीय मोदी जी की गारंटी वाली बात पूरे प्रदेश और देश के अंदर गई और आप देख ही रहे हैं कि वो हमारी माता जी का निधन हुआ, लेकिन फिर भी हम सब भाजपा के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी हम लोगों की माँ है एक तरीके से। तो एक माँ छूटी है तो दूसरे माँ को मूर्त रूप देने के लिए हम सबका नैतिक दायित्व है और यह प्रेरणा माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से हम सबको मिलती है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब 2002 में मैं इसी कोपाचिट विधानसभा आबलिक फेफना में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव के दौरान ही हमारे पिताजी का निधन हो गया और वह भी स्थिति थी कि पिताजी के निधन होने के बावजूद भी उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारत माँ को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उस समय भी हम लोगों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और आज भी हम सब उस दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए लाभार्थी संपर्क योजना के तहत माता जी का हमारा निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार वगैरह हम लोगों ने किया। हमारा नैतिक जिम्मेदारी था। आज भी सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक हमने अभियान चलाया और फिर जनता के बीच। हाँ उपेंद्र जी, चूँकि क्षेत्र आपका काफ़ी बड़ा है, अपना विधानसभा क्षेत्र, कई बूथ हैं और कैसे करेंगे इस समय? माँ का भी जिस तरह की सहानुभूति है लोगों के प्रति, आपके लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस क्षेत्र में भी समय देना है, यहाँ भी देना है, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि पार्टी का जब भी अभियान चले या न चले, मेरा अभियान लगातार निरंतर भाव से फेफना में भी चलता है, बलिया में भी चलता है और पूर्वांचल के किसी भी ग्राम सभा में अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो चलता रहता है। तो अभियान चलाने के लिए और जो भी संगठन की रीति नीति उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब कटिबद्ध रहते हैं और इसीलिए माता जी को 25 तारीख को हमने एडमिट कराया। लाभार्थी संपर्क योजना से वंचित था, नमो ऐप अपलोड करना होता था, तो इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए यह भी काम हो रहा है। वह भी काम, माता जी को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और भारत माँ को मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत होगी उस दिशा में भी काम हो रहा है। और अब की बार 400 पार के नारे को मूर्त रूप देने के लिए मोदी जी को पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब कटिबद्ध हैं और वह कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है उसका हम निर्वहन निरंतर भाव से कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या है, कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो कार्यकर्ता हमेशा, हमारे फेफना विधानसभा के कार्यकर्ता तो एक अटल जी की पंक्ति है कि वह पथ है पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा का जब धारा है प्रतिकूल न हो। तो हमारे फेफना विधानसभा के कार्यकर्ता धारा के प्रतिकूल भी बढ़ते रहते हैं और वो निरंतर भाव से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में निरंतर भाव से काम करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं।
थोड़ा सा इससे हट के बात करते हैं, चूँकि आगामी लोकसभा चुनाव सामने, एक बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की और समाज की, अपने कार्यकर्ताओं की, पार्टी की नीतियों की। तो इस वक्त देखा जाए पूर्वांचल के एक बड़े चेहरा के रूप में भूमिहार बिरादरी से उपेंद्र तिवारी आते हैं। राजनीतिक सुर्खियों में बात होती है जब जब चूँकि जो पहली लिस्ट जारी हुई उसमें भूमिहार चेहरा नहीं रहा। ये संभावना है कि दूसरी सूची जारी होगी तो उसमें कोई भूमिहार चेहरा होगा। क्या आप बलिया लोकसभा क्षेत्र से भी एक दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि पूर्वांचल में आप भूमिहार चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, तो इस नाते मैं कहना चाह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को उसके माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन आज किसी भी चेहरे के रूप में अगर मजबूती प्रदान किसी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे माँ बाप से भी बढ़ के है। विषय नंबर 1। विषय नंबर 2 है कि भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं, और सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्देश होगा तो एक कार्यकर्ता होने के नाते पालन करेगा आदमी। बात तीसरी है कि बड़े भाई माननीय मनोज सिन्हा जी हम सबके अभिभावक हैं। वो गाजीपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और वह आज के डेट में जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, और इसलिए वे एक बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और वहाँ से देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मैसेज दे रहे हैं। तो इसलिए अगर पार्टी को लगेगा तो पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। बात तो गाजीपुर सीट की आप कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल का जो पूर्वांचल का बलिया लोकसभा 72 है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भूमिहारों का यहाँ वर्चस्व है और भूमिहारों बाहुल्य क्षेत्र माना जाए। फेफना की बात करें, जहुराबाद, मोहम्मदाबाद, अदर, तो इन जातियों पर भूमिहार चेहरा भी मजबूती से लड़ सकता है, इसकी भी चर्चा हो रही है। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बलिया जनपद में 24 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और 2007-8 में मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हुआ। उसी समय नया परिसीमन हुआ, और जब नए परिसीमन को आप निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा भूमिहार बहुल कोई कंस्टिट्यूंसी है तो वह बलिया जनपद, बलिया लोकसभा है, जिसमें गाजीपुर की मोहम्मदाबाद, गाजीपुर की जहुराबाद, और गाजीपुर में जब 8 विधानसभा होती थी तो दिलदार नगर विधानसभा जो एक होती थी, जब वह टूटी तो उसका 65 से 70% हिस्सा, जिसमें बसुखा से लेके और डेढ़गांवा, रेवतीपुर से लेके शेरपुर, ऐसे 35 से 36 गांव जो दिलदार नगर विधानसभा के होते थे वो भी मोहम्मदाबाद विधानसभा में आ गए, और जहुराबाद भी था। और मोहम्मदाबाद में कृष्णानंद राय जी से लेके अलका राय जी ने प्रतिनिधित्व किया, विजय शंकर राय जी ने प्रतिनिधित्व किया, फेफना में मैं स्वयं प्रतिनिधित्व किया हूँ, हमारे पहले भी कुछ लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, बलिया में भी प्रतिनिधित्व रहा है, बैरिया भी है। एक बलिया लोकसभा ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूमिहार बहुल कंस्टिट्यूंसी बलिया है। उसके बाद कहीं भूमिहार बिरादरी है तो काशी के अंदर है, उसके बाद कहीं तो घोसी है, इसके बाद डाट। तो इस नाते 2 बार विधायक रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार का भारतीय जनता पार्टी के स्नेह आशीर्वाद पर मंत्री रहा हूँ, और इसी लोकसभा में घर भी है, बैरिया का रहने वाला हूँ, बलिया में रहता हूँ, फेफना विधानसभा से 2 बार प्रतिनिधित्व किया हूँ। भ्रष्टाचार, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, चाहे राजेंद्र राय की हत्या हो, चाहे जितनी भी हत्या हो, गाजीपुर के अंदर हम सब के अभिभावक कृष्णानंद राय की हत्या हो, ऐसे लगभग 4 दर्जन से ऊपर जो हत्याएं हुई, उसमें सारी हत्याओं में उस जुल्म, अत्याचार, अन्याय के विरोध में हम लोग निरंतर भाव से वहाँ संघर्ष करने के लिए भी गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो उस तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से पूर्वांचल के हर क्षेत्र में जाना होता है, बलिया लोकसभा में निरंतर भाव से जाना रहता है। इधर जब से माननीय मनोज सिन्हा जी को वहाँ की जिम्मेदारी मिली, निरंतर भाव से बलिया लोकसभा में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों का वो है, पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी के हित में हम लोग सेवा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। एक बात और है, निर्देश होगा कि किसी को लड़ाना है, जो कमल का फूल आएगा उसको पूरी ताकत के साथ लड़ाएंगे। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। एक बात आपके प्रश्नों पे मैं आ रहा हूँ कि आपने कहा कि भूमिहारों का बेल्ट रहा है, तो वजह क्या रही कि 2009 में मनोज सिन्हा बलिया से चुनाव हारने की? देखिए, 2009 में इसीलिए माननीय मनोज सिन्हा जी को यहाँ पे लड़ाया गया था। उस समय जो हमारे एमएलसी साहब हैं माननीय पप्पू सिंह को जनता दल उसे सलेमपुर में लड़ाया गया था, और निश्चित रूप से 1,79,000 वोट पा करके माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ पे चुनाव हारे थे। और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 10 सांसद होते थे, यानी हम कह सकते हैं कि 2010 में भारतीय जनता पार्टी का माहौल उतना अनुरूप नहीं था जितना आज 2014-2019 में है, और इसलिए अधिकतम वोट उन्होंने पाया था एक ग्रामीण क्षेत्र में भी। और इसीलिए
भूमिहार होने के नाते ही बलिया लोकसभा पे माननीय मनोज सिन्हा जी को चुनाव लड़ाया गया था। ठाकुर की सीट चिलीघर विधानसभा और बाल्टी विधानसभा सलेमपुर में चली गई, इसीलिए माननीय पप्पू सिंह जी एमएलसी जो हमारे थे उनको जनता दल ही से लड़ा गया था। तो ये पूर्वांचल के नए परसिमन में परिदृश्य रहा है। खैर हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और हमारी पार्टी में जात धर्म मत मजहब का कोई स्थान नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी करते हैं। और इसीलिए माननीय गृह मंत्री जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उसी अलग को माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज भी उसको अलग जगाए हुए हैं। और इस नाते कार्यकर्ता होने के नाते जो लड़ता है उसको ध्वजवाहक के रूप में हम लोग उसको लड़ाने का काम करते हैं। भरत जी को लड़ाए, बीरेन्द्र जी को लड़ाए, आज भी पार्टी मौका दे देगी, लड़ लिया जाएगा। किसी को मौका देगी उसके पूरे उत्साह के साथ लड़ा दिया जाएगा। ये तो पार्टी की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपने कहा कि कमल के फूल को मैं साथ हूँ, चाहे जिसके पास कमल का फूल होगा उपेंद्र तिवारी उसके साथ होगा, चाहे जो करने फूल हम लोग का वही प्रत्याशी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह है और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कमल के फूल को ही चाहे उपेंद्र तिवारी लेके जाएं, मस्जिद जाएं, चाहे जो भी जाए, उस कमल के फूल को ही लेके जाते हैं। क्षेत्र में अगर जाएंगे पूर्वांचल में, अगर मतदाता जनता अगर पूछती है कि योगी और मोदी सरकार ने पूर्वांचल के खासतौर पे जो 5 जिले आपके 5 विधानसभा जो आपके लोकसभा क्षेत्र बने उसमें विकास का क्या उदाहरण देंगे? अब विकास के उदाहरण में बलिया जिला, जिस जिले में हम आप रहते हैं, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का जिला है। बलिया के जनेश्वर मिश्रा जी थे, भारत सरकार के रेल मंत्री थे, कैबिनेट रेल मंत्री का जिला है। और इस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में देखेंगे तो 5-5, 6-6 मंत्री इस जनपद से रहे। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो काम पिछले 65-66 सालों के अंदर पिछले अन्य सरकारों में जो काम नहीं हुआ और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार में इस पूरे देश और उत्तर प्रदेश और बलिया जनपद के अंदर हुआ है। माननीय मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री। आज काशी से लेकर के छपरा तक डबल लाइन से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उनका है, OFC केबल का काम उनका है। ग्रीन फील्ड आज बन रहा है, मोदी जी और गडकरी जी के नेतृत्व में। हमारे सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त थे, हम लोग भी थे। गाजीपुर टू हाजीपुर, आप फेफना में चले जाइए, जिनको मैंने चुनाव हराया था उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनका गृह गांव था। लेकिन जो काम 70 साल में नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा काम पिछले 5 सालों के अंदर मैंने फेफना के अंदर किया है। जहाँ तक योजना की बात है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में विकास और योजना को गिनाऊं तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए भी समय कम होगा। हमको बोलने के लिए योजना कम पड़ सकती है, समय कम नहीं पड़ सकता। और इसीलिए मेरा जैसा नौजवान एक लाइन में कहता है सड़कों कि इस हिंदुस्तान के अंदअंदर 65-66 साल के अंदर यही व्यवस्था थी कि 2012 में मैं विधायक बन के भी जाता था जब गांव गरीब जनता के बीच में, तो 65 साल की यही व्यवस्था थी कि 80 साल 85 साल 90 साल का बुजुर्ग होता था और वो इंतज़ार करता था कि हमारे गांव में एक वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन वाला कब मरेगा तो हमारा नंबर आएगा। ये 65-66 साल की यही व्यवस्था थी। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। तो आज हमारे आपके परिवार में चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे राजा हो या रंक हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी उसके धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का आज पूर्व मंत्री हूँ, सरकार का मैं मंत्री भी रहा। और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की एक योजना का लाभ सरकार का मंत्री रहते हुए मैं भी उठाता रहा हूं, आज भी उठाता हूं। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। मेरी भी 2 बेटियां, दोनों का खाता हमने खुलवाया। और जब मंत्री होकर के 47 लोगों ने शपथ लिया, उसमें मैं उठा सकता हूं, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता है। तो यही अंतर मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार और अन्य सरकारों में है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब के भारत में और अब के भारत में, तब की सरकार में, अब की सरकार में जमीन और आसमान का अंतर। सड़कों पे कह रहा, सड़कों के विकास में कह रहा, आपने देखा थम्मनपुरा वगैरह ये सब, दौलतपुर वगैरह वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ, जिसका इशारा में मैंने कहा थमनपुरा में कौन पैदा हुआ, आप पता करिएगा। सागरपाली से लेके बैरिया तक चौड़ीकरण हमने बनवाया।
बड़का खेत पलिया खास भी है यादव बिरादरी का गांव, तो वहाँ से कथरिया तक चौड़ीकरण हमने कराया। दौलतपुर से लेके पताल भरौली चले जाए चौड़ीकरण हमने कराया। अभी उसी समय का OFC पास नरही से लेके दौलतपुर अभी काम चौड़ीकरण का चल ही रहा है। आप चले जाइए नरही से लेके कारो चौड़ीकरण का काम चल ही रहा है। गढ़वाल सुखपुरा से लेकर के रतसर तक चौड़ीकरण का काम चल ही रहा है। और इस तरीके की एक नहीं दर्जनों सड़कें और 5 से 6 की संख्या में बड़े बड़े पुल, जो कि बहुत लंबे समय से प्रयास था कि इस फेफना विधानसभा के अंदर हो जाए, और जो काम नहीं हुआ वो फेफना विधानसभा की जनता ने मुझे अवसर दिया और उस योग्य बनाया, तो उस फेफना जनता के विधानसभा के चरणों में मैंने समर्पित कर दिया। और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ उससे कई गुना ज़्यादा काम पिछले 5 सालों के अंदर फेफना में किया था। और उसको एक लाइन में कह सकता हूं कि अभी वो पिक्चर का ट्रेलर था, अवसर मिलेगा तो पूरी पिक्चर बाकी है। एक चीज़ और है, फेफना विधानसभा क्षेत्र का हम क्रॉसिंग की बात करते हैं। आपने फ्लाईओवर की बात की थी कि वहाँ दो है, गढ़वाल रोड पे, राजधानी रोड पे फ्लाईओवर की बात की थी। आपने कहा DPR भी बनेगा, हम नितिन गडकरी के अपने मामले को भी लेके गए, उसमें क्या हो रहा है? बात नहीं की थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के PWD मंत्री के समक्ष और हमारे सांसद जी सबके समक्ष चितबड़ा गाँव में हजारों की संख्या में मैंने उसकी घोषणा कराया है। उसका DPR बन के तैयार है। ये सेतु निगम के लोग गए भी थे, एक दिन विजिट भी मैंने किया। उनका प्रोजेक्ट छोटा था, वो फेफना जो क्रॉसिंग है उस पर लेके बलिया की तरफ गिराना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, ये भविष्य में एक बहुत बड़ा चौराहा बनेगा, जो हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आएगी उसका लिंक, जो रसड़ा की तरफ है उसका लिंक, जो बलिया की तरफ है उसका लिंक, और जो गढ़वाल की तरफ है, वो चारों का चौराहा फेफना चौराहे पे होगा। और एक बड़ा चौराहा बनेगा और वहाँ से लिंक निकलेगा। अगर हम मार्केट में उतार के उसको यू टर्न देंगे तो जाम की समस्या बनेगी। इसलिए उस पर DPR का काम चल रहा है और यथाशीघ्र एक बड़े चौराहे के रूप में फेफना दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे विकास का मॉडल जो 2-4 साल के लिए नहीं, लंबे भविष्य में हम रहें या ना रहें, लेकिन एक वो बढ़िया विकास के रूप में वो दिखता हुआ नजर आएगा। वैसी सोच के साथ उस पर काम चल रहा है और इसीलिए घोषणा कराएगा। चलिए, बात हो रही थी उपेंद्र तिवारी से पूर्वांचल के विकास को लेकर, खासतौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र में और बलिया लोकसभा क्षेत्र में विकास पे काफ़ी चर्चाएं हुई कि जो सरकार BJP की सरकार में, इनके कार्यकाल में जैसे भी हुआ, अब तक के किसी सरकारों में नहीं हुआ, इन्होंने दावा किया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, नमस्कार।